सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हम फाइनेंस अरेंज करते हैं या एलोकेट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए जो हम फाइनेंस अरेंज करें या अपने फंड एलोकेट करें। अरेंज करने से मुराद है लोन लेना, एलोकेट करने का मतलब मुराद है कि उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर लगाना। जैसे हमने लोन के लिए अप्लाई किया कि हमने एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है सोलर पैनल के थ्रू। अब गवर्नमेंट कहेगी ठीक है ये आप अच्छा काम कर रहे हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीजों को खत्म कर रहे हो। पहले आप जनरेटर इस्तेमाल करते थे, जनरेटर में दो प्रॉब्लम थे, तीन, नॉइज पोल्यूशन एक, कार्बन एमिशन हो रही है मतलब धुआं दो, और फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इन तीनों को अगर हम सोलर पैनल लगवाते हैं तो फॉसिल फ्यूल की भी बचत, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रही थी वो भी खत्म या रिड्यूस हो जाएगी, और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स भी तैयार हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमने अप्लाई किया तो गवर्नमेंट और बैंक्स वगैरह वो इस चीज को एनकरेज करते हैं कि अगर आप ग्रीन फाइनेंसिंग करते हो तो उसके लिए फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, एक दो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज का जिक्र करते हैं क्योंकि देखिए ग्रीन फाइनेंसिंग है क्या, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल इक्विटी करने के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए हम जो कर्जे लेंगे फिर उस टाइप के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, दैट इज अ ग्रीन फाइनेंसिंग। फायदे तो ये हो गया, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों, क्योंकि ये वाले कर्जे हमें सस्ते मिलते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। दूसरा, हमारी कंपनी की रिप्यूट बेहतर होगी, जैसे हमारे कस्टमर कनेक्शन और शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों मशहूर रिप्यूट बढ़ेगी, जब हम ये कहेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाने का कोई काम नहीं कर रहे, हम तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, तो तब हमारे बिजनेस की रिप्यूट बढ़ेगी। बिजनेस की रिप्यूट बढ़ेगी तो ओवरऑल काम बढ़ेगा। दूसरा, ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे होंगे, हमें कोई पेनल्टी वगैरह का डर नहीं होगा। ये तो फायदे हैं ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग का कोई नुकसान या डिसएडवांटेज भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसने हेडिंग दी है तो डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बोला क्या है, एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारी चीजों के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मतलब हमें अकाउंटिंग पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। एक दूसरा जो बड़ी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना तो है ही, 7 की बजाय 5% पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है, हमें सबूत देना पड़ता है कि वाकई हम जो काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी है। मिसाल के तौर पर ऐसा हम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को कहे कि हाँ हम लगाते हैं, सोलर लगाते हैं, हमें कर्जा दो, क्या वो हमें कर्जा दे देंगे कि ठीक है, हमारी बात पे यकीन करेंगे? हमें उसे सबूत देने पड़ेंगे। फिर सबूत देने के बाद ये भी दिखाना पड़ेगा हर वक्त कि भाई ये देखो हम सोलर लगा रहे हैं, वो कभी भी विजिट कर सकते हैं। इसका मतलब है वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो हमारे सर के ऊपर लटकना शुरू हो जाएगा। ये डिसएडवांटेज है। एक तो रिपोर्टिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, एक तो रिपोर्टिंग, दूसरा हमें उसको मेंटेन करने के लिए, उसको यानी ये साबित करने के लिए कि हमारा जो फंड है वो वाकई ही सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च कर रहा हो रहा है, ये सबूत भी देना पड़ेगा। और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है फिर वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली है तो जिम्मेदारी वाला बात, वो जो कुछ जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती हैं, वो उसने इसको डिसएडवांटेज कहता है। ये तो है इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। वो बजाते खुद क्या है ग्रीन फाइनेंसिंग, उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अब अगर इस ग्रीन फाइनेंसिंग कैन बी डिस्क्राइब, अब इसको याद करते हैं, एज फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, कहता है ग्रीन फाइनेंसिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ, ये एक ऐसी फाइनेंसिंग है
स्पेसिफिकली एलोकेटेड टू प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव दैट आर एक्सपेक्टेड टू पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट। और आसान कर लेते हैं, ग्रीन फाइनेंसिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली एलोकेटेड टू प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। बस ये उन प्रोजेक्ट के लिए है जो कि सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस के लिए, या यही लाइन याद रखनी है, यह क्या की किताब की लाइन है कि वो फाइनेंसिंग स्पेसिफिकली एलोकेटेड टू प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट। दूसरी डेफिनेशन, इन अ सेंस ये जरूरी है, इट इन्वॉल्व अ कमिटमेंट टू इन्वेस्टिंग द फंड रेज्ड इनटू ग्रीन प्रोजेक्ट। ये जरूरी है कि जो फाइनेंस आपने इकट्ठा किया है वो किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाओ, ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, लो कार्बन सॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस। क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस का मतलब होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज करने से भी प्रॉब्लम होते हैं, होते ही मीन यही है। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, अगर हम दरख्त काटना शुरू कर दें टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर हम कोई ऐसे काम अपनी एक्टिविटी बिजनेस की करना शुरू कर देंगे जिससे ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, बारिशें ज्यादा होना शुरू हो जाए या बारिशें ना होना शुरू हो जाए, उससे भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। एक ना मेरे ख्याल में कुछ कॉफी का ब्रांड है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, स्टारबक, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। अब ये जो कॉफी बीन्स है ना, मतलब जिन पत्तों से या बीज से कॉफी बनती है, ये इंपोर्ट करता था ब्राजील से। कहते हैं ब्राजील तकरीबन 30% जो कॉफी है ना वो ब्राजील में प्रोड्यूस होती है। अब हुआ ये कि ब्राजील के अंदर ना कहत पड़ना शुरू हो गया। अब वो कहत पड़ने से हुआ क्या, उनके एनवायरमेंटल चेंजेस आई। एनवायरमेंटल चेंजेस आने से उनकी जो कॉफी बीन्स है, वो जो दरख्त है कॉफी के, वो जलना शुरू हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन खत्म हो गई। ओवरऑल वो जिस जिस बंदे को सप्लाई करते थे उनकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, वो सारे के सारे अफेक्ट हो गए। अब वो कहता है कि ब्राजील को चाहिए था कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करता जिससे जो क्लाइमेट चेंज आया है उनका, वो उसको रोका जा सकता। और ये बिल्कुल, ये जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस आती है ना, ये हमारे एनवायरमेंट को खराब करने से आती है। जब हम एनवायरमेंट खराब करते हैं ना, उससे फिर वो रिएक्शन आता है उसका। जैसे हमने अभी जो काम करना, दरख्त काटना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वो हमारी वजह से बढ़ा। तो कहता है कि ये जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किस में करें, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। और ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, यहां पर 4 लिखे हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, लो कार्बन सॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ये तो सारे सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स ही हैं, और क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब रुकावट, रेजिस्ट करना। द यूज ऑफ द ग्रीन फाइनेंस हेल्प integrate sustainability and environmental consideration into mainstream financial decision making। ये तो उसने इसका मतलब बताया कि इसका फायदा क्या होगा। पहली डेफिनेशन 2 लाइनों में ही है, ग्रीन फाइनेंसिंग एक ऐसी फाइनेंसिंग है जो स्पेसिफिकली एलोकेट होती है ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि सस्टेनेबिलिटी या पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट करते हैं। और ये जरूरी है कि जो आपकी फंडिंग है वो एलोकेट किस किन प्रोजेक्ट के ऊपर हो, ग्रीन प्रोजेक्ट सच एज, आगे 4 टाइप्स लिख देंगे। इससे क्या फायदा क्या होगा, कहता है इससे फायदा होगा कि इंटीग्रेट हो जाएंगी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, जो कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन को, अब ये बार बार बात आ रही है इन्वेस्टर के ऊपर, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कौन है कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट सस्टेनेबल लग रहा है तो लगा दे पैसा,
अगर आपको लगता है कि यार ये जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं पैसा लगा रहा हूं, कल को इसके ऊपर कोई ना कोई मसला हो सकता है, एनवायरमेंटल, सोशल या इकोनॉमिकल, तो वो बंदा पैसा नहीं लगाएगा। एक मैं आसान सी एग्जांपल आपको देता हूं। आज एक बंदा आपसे कहता है यार पैसे इकट्ठे करो, 50 लाख रुपया आप लेकर आओ, 50 लाख मैं लेकर आता हूं, हम ना एक ईंटों का भट्ठा बनाते हैं, ईंटें बेचेंगे। अब आपने ये सुना हुआ है कि सर्दियों में तो भट्ठे बंद कर दिए जाते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी इफेक्ट आ गया। तो क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे? आप करोगे 50 लाख रुपए जाया हो जाएगा, पता नहीं वो उस वक्त अभी तो आपका इनिशिएटिव है ना। ये तो जो पुराने भट्ठे वाले बैठे हैं ना, उनको फायदे हैं क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है। लेकिन जो अब नया बंदा इनिशिएटिव लेगा, अगर वो बनाता है 5-6 महीने उसे बनाने में लग जाए, जैसे वो शुरू करे वो कहता नहीं अब बंद है, तो कोई भी बंदा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करेगा जिस जगह उसे लगेगा कि ये सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ है। अब देख लेते हैं फायदे। 4 फायदे हैं। सबसे पहला कहता है इट इज टिपिकल स्ट्रक्चर्ड एज डेट फाइनेंस, इट इज ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन कन्वेंशनल डेट फाइनेंसिंग। कहता है तो ये डेट फाइनेंस ही, डेट फाइनेंस होता है और एक इक्विटी फाइनेंस होता है। डेट फाइनेंस होता है जो हम लोन लेते हैं, इक्विटी फाइनेंस होता है जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं। कहते ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं लगाएंगे बल्कि लोन लेंगे, गवर्नमेंट से ले लेंगे किसी कंपनी को। कहता है इट इज टिपिकली स्ट्रक्चर्ड एज, ये एमसीक्यूज है आपके, वो आपसे ये पूछ सकता है जी बताओ ये जो ग्रीन फाइनेंसिंग है ये डेट फाइनेंसिंग है या इक्विटी फाइनेंसिंग? तो ये डेट फाइनेंसिंग है। कहते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है देन कन्वेंशनल डेट फाइनेंसिंग। अब ये भी तो डेट फाइनेंसिंग है। कन्वेंशनल डेट फाइनेंसिंग कहते हैं जो नॉर्मल लोन लेना, जो रूटीन में लोन लेते हैं, और ये कौन सा है? ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए हमें थोड़ी सी रेट के अंदर छूट मिलेगी और नॉर्मल लोन के अंदर छूट, इसलिए कहता है कि इसका फायदा क्या है, ये है तो स्ट्रक्चर डेट फाइनेंस ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन कन्वेंशनल फाइनेंस। फायदा समझ लग गया? दूसरा फायदा, दिस कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट सेविंग ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर एन, एक ही बात है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट इफेक्टिव, नीचे उस कॉस्ट का नाम लिख दिया। कहता है इससे क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कम आता है। दिस कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट सेविंग ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या लिखा हुआ है? डेट फाइनेंस। पहले दिस इज अ ग्रीन फाइनेंसिंग इज अ डेट फाइनेंसिंग बट इज कॉस्ट एफिशिएंट या कॉस्ट इफेक्टिव देन कन्वेंशनल डेट फाइनेंसिंग। फिर वो कहते हैं इससे इंटरेस्ट एक्सपेंस सेव होता है या लोअर इंटरेस्ट रेट, बस इतना भी लिख सकते हो। तीसरा फायदा, यूटिलाइजिंग ग्रीन फाइनेंस कैन आल्सो सर्व सिग्नल दैट अ प्रोजेक्ट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। कहता है जब आप ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं तो ये एक मैसेज जा रहा है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है। ये जब मैसेज जाएगा लोगों में कि जनाब ये तो सस्टेनेबल बिजनेस कर रहा है, सस्टेनेबल एक्टिविटीज कर रहा है, तो आपकी खुद बहुत रिप्यूट बढ़ेगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इसको बंद होने का कोई डर नहीं है क्योंकि काम ही गलत नहीं कर रहा। जब आप लोन इस तरह के ले रहे हैं कि लोन लेने से आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे कल को गवर्नमेंट खुश होगी, लोग खुश होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुलफिल होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर का, आपका सप्लायर का, गवर्नमेंट का, तो उसके बाद जो आपके इन्वेस्टर हैं सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्या लिखा हुआ है? यूटिलाइजिंग ग्रीन फाइनेंसिंग कैन आल्सो सर्व एज अ सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? इशारा। क्या? अ प्रोजेक्ट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। लास्ट, this in turn can enhance an organization corporate image। बिजनेस में आपका एक इमेज एनहांस होगा एंड रेपुटेशन अमंग स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर एंड वाइडर पब्लिक। फायदे तो मेन दो ही हैं। पहला फायदा कॉस्ट एफिशिएंट लोन है,
दूसरा फायदा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा। तीसरा फायदा कि जब हम ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं तो ये एक सिग्नल है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ओवरऑल हमारा कारपोरेट इमेज बढ़ेगा। कारपोरेट कहते हैं बिजनेस की दुनिया, कारपोरेट इमेज बढ़ेगा, जिससे हमारे स्टेक होल्डर का, इन्वेस्टर का या ओवरऑल दुनिया का हमारे ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये 4 फायदे होंगे। नुकसान तो वही हमने पहले पढ़ लिया, रिपोर्टिंग बढ़ेगी और एक तरह के ना वो एक्शन आई कैप जब हम अप्लाई करते हैं कोई स्कॉलरशिप लेने के लिए तो आई कैप कभी कभी इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करवा लेता, बंदा कहता दफा ही करो। जैसे आजकल वो लैपटॉप के चक्कर में पड़े हुए लोग, लेकिन आपने दफा नहीं किया, हमने कहा आज खैर है, लेकिन सबसे ज्यादा हक भी हमारा ही बनता है, पूरी दुनिया का हक बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिजर्विंग हम है कि हमें लैपटॉप गवर्नमेंट देना चाहिए। ये तो कुछ लोग हैं जो कि बड़े स्ट्रांगली कहते हैं, ज़ीशान इजाज साहब ने ये कोशिश की है जो कि पीएमजी के पार्टनर है कि सीए के लोगों को इस स्ट्रीम के अंदर ऐड करें। और अभी भी सिर्फ ये मैसेज सिर्फ मरियम नवाज ने पढ़ा है मुझे लगता है, तो पंजाब के अंदर ये अलाउ किया, मतलब आपका डोमिसाइल पंजाब का होना जरूरी। कल एक बच्चे का मैसेज आया मुझे, वो पहले गुस्से में है ये केपीके वाले और ये कि हम क्या पाकिस्तानी नहीं है, तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा देखो ये पंजाब के वजीर आला ने किया है, इंशाल्लाह ये मैसेज अब बढ़ेगा, तो जब वजीर आजम का आएगा ना ये लैपटॉप स्कीम आएगी, अगर उसने ये चीज ऐड की तो फिर ये पूरे पाकिस्तान के लिए हो। लेकिन अब ये एक मैसेज स्टार्ट हुआ ना, ये बाकी लोग भी अब करेंगे। देखें हमारे फील्ड के अंदर ऐसे टीचर्स हैं जो कि आई कैप के काउंसिल मेंबर भी हैं, वो अब कोशिश करेंगे। कराची के टीचर 2-3 है, साजिद कपाडिया साहब है, अहमद रजा मीर साहब है, ये 2 काउंसिल मेंबर है। यहाँ पर हमारे ये सलाउद्दीन साहब हैं, ये काउंसिल मेंबर हैं। तो अब ये जो टीचर्स काउंसिल मेंबर बनते हैं तो ये थोड़ा सा मैसेज आदि जाता तो है, तो अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान में हो जाए ताकि कोई लोग ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि सीए के काफी सारे बच्चों को लैपटॉप मिल जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि उनकी एप्लीकेशन में कोई मसला ना हो। मतलब अगर एप्लीकेशन में कोई यानी डेफिशिएंसी आए तो शायद ना मिले, वरना मुझे लगता है तकरीबन सबको मिल जाएगा जिनके नंबर 80% से ज्यादा है, उन सबको ही मिल जाएगा। अब उसका म्यार कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, वो फिर डिपेंड करता है। चलेगा, दौड़ेगा, चले। डिसएडवांटेज, बस कुछ लोगों ने जो मुर्शिद के मानने वाले हैं वो लैपटॉप अप्लाई करने से पहले ये जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि तस्वीर कैसे हटाएंगे मरियम नवाज की। वो जो तस्वीर होती है ना बैक साइड पे मरियम नवाज की, वो तो देख देख के ही तो जो बहुत ही ज्यादा इस चीज को मानते हैं तो फिर अप्लाई ना करें, क्योंकि तस्वीर तो होगी। कोई नहीं, दूसरी साइड पर मुंह करके सुन लेंगे आवाज, मरियम नवाज को नहीं देखेंगे। गलत बात नहीं, अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो एप्रिसिएशन तो बनती है, ये रीजननेस तो नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ आपको लगता है हाँ खवातीन ज्यादा इमरान खान के साथ है और वो मरियम नवाज से चलती हैं, उनकी खूबसूरती है और कोई वजह नहीं है, उसकी खूबसूरती से तो ये औरतों में होता है इशू। तो वैसे खान साहब भी माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, तो हमारे लिए तो मुझे तो सबसे अच्छे जो लगते हैं ना वो एक सराजुल हक साहब है दावत इस्लामी के, जमात इस्लामी, वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी पर्सनालिटी भी बड़ी अच्छी है और उनका बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा है। और उसके बाद शुरू से ही लोग नहीं, फजल रहमान नहीं, शहबाज शरीफ, ये 2 लोग नहीं मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। या जवेद हाशमी साहब थे, जवेद हाशमी को शायद आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे, अब तो सियासत से वो मुझे लगता है पैरालाइज का टैग भी हुआ है उनको, तो वो वैसे नहीं। ये जवेद हाशमी साहब वैसे बजाते खुद एक वादे के पक्के बंदे, जुबान के पक्के खरे। वो इमरान खान साहब के साथ आ गए थे, फिर छोड़ दिया था। और किस बात पे छोड़ा था, कहते इन्होंने मेरे साथ वादा खिलाफी की। जब ये नून लीग से पीटीआई में गए थे
तो नून लीग के लोगों ने उनकी गाड़ी के सामने लेट गए थे कि आप ना जाओ। वो इतने अच्छे अच्छे बंदे हैं, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ मिल गया। तो इमरान खान ने उनको बड़ा प्रमोट भी किया, उन्हें बागी कहा कि ये बगावत कर रहे सिस्टम से, तो बागी बागी के नारे लगे। फिर जब इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, आपने जो कहा था कि हम यहां तक ठीक है, इससे आगे सियासत से काम बाहर निकल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हमने प्रेशर डालना ही डालना है। तो उसने कहा फिर मैं जा रहा हूं वापस। तो फिर उनके खिलाफ हो गया। आपको पता है पीटीआई से निकलना कितना मुश्किल था एक दौर में, तो उनके बड़ा खिलाफ, उसके फिर वो सियासत से ही आउट हो गया एक तरह की। तो शहबाज शरीफ तो मुझे इसलिए पसंद है कि ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, एज अ सियासतदान नहीं, पब्लिक स्पीकर नहीं, पब्लिक स्पीकर उसको बोलने नहीं आता, बट उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर जितने भी हैं। वो काम करवाना भी जानता है, काम निकलवाना भी जानता है। यहां पर अगर उसने लाहौर में काम शुरू किया है ना और उसने काम किया है तो उसने काम करना है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बेस्ट है। और ये बाकी हमारे जो मुर्शिद हैं खान साहब, अल्लाह उन्हें आजादी दे, उसकी सबसे जो मैं एक बात कहता था और अक्सर दोस्तों में बात कहता था कि अगर पाकिस्तान के अंदर पंजाब का वजीर आला शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान का वजीर खारजा इमरान खान हो, और ओवरऑल हुकूमत जिसके पास मर्जी हो, चाहे वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ हो जाए, चाहे शायद खकान अब्बासी हो जाए, ये जो अगर ये काम हो जाए तो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज आप देखें। इमरान खान की जो पब्लिक स्पीकिंग में पावर है ना वो शायद किसी में भी नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखी कि वो झूठ भी बोल रहा होता है ना तो लोग इतने गौर से सुनते हैं। इसे पावर कहते हैं, स्पीकिंग पावर। अब देखिए हमें पता है कि वो एक ही बात दोबारा जब करता है ना तो दूसरी बात कर रहा था, जैसे यू टर्न के बारे में वो मशहूर भी था, लेकिन लोग कहते नहीं यही ठीक है, पिछला थोड़ा गलत था, जो पहले उन्होंने कहा था वो गलत था, अब जो कह रहे ठीक है, अब उसी बात से आगे बात मुकरेंगे, कहते हैं अब ये ठीक है। वो इस तरह से इमेज बनाते हैं, ये एक अच्छी एक बंदे की पॉजिटिव चीज स्ट्रेंथ होती है। तो ये स्ट्रेंथ थी उनकी, वो पूरी दुनिया में ना जहां बोलेंगे ना हर बंदा गौर से सुनता था। तो ये पावर कम लोगों में होती है। तो अगर ये पावर वहां पर होती, यानी वजीर खारजा जो जिसे हम कहते हैं कि फॉरेन अफेयर, उसमें अगर खान साहब होते तो फिर देखना पाकिस्तान का इमेज कहां पे कहां कहीं का कहीं चला जाता। लेकिन हमारे जो पीछे बैठे हैं ना एजेंसियां, चाहे वो हमारे मुल्क की हैं चाहे बाहर की, वो इनको इकट्ठा नहीं होने देती। वो कहते इनको लड़ाए रखेंगे और ये आपस में डिवाइड होते रहेंगे, तब जाकर हम कुछ कर सकते। ईरान को हराना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए मुश्किल, वो एक ही चीज है, वहां कोई पार्टी नहीं है, वह सब खिलाफत सिस्टम पे चल रहे हैं। उसमें इलेक्शन कभी सुने ईरान में हो रहे हैं? वो एक सिस्टम है। अमेरिका जैसे मुल्क इतने ज्यादा स्ट्रांग क्यों है? उनमें सिर्फ दो पार्टीज है, एक हार गया दूसरा जीत गया, बस। यहां पर बस 1500 पार्टीज है, कोई पार्टी आ जाती है, कोई पार्टी आ जाती है, पता नहीं पार्टियों के नाम ही नहीं आते हमें तो इस वजह से ना यहां बहुत वीक सिस्टम है। और ये हमारा कसूर नहीं है कि जो एजेंसियां और जो लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप लोगों को यकीन ही ना है, ईरान भी हमारा दुश्मन हुआ करता था। ईरान, दुबई, इंडिया, इसराइल, ये पाकिस्तान से सबसे बड़े दुश्मन है। ये तो ईरान के ऊपर एक वक्त ऐसा बुरा आया, पाकिस्तान ने इसकी हेल्प की तो अब ये दोस्ती हुई है, वरना कलभूषण कहां से आया था? ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में आया था। तो ये तो बाय चांस, ये क्योंकि नॉन मुस्लिम तो पाकिस्तान नहीं हो सकते ना, ये जो बैठे हैं ऊपर यहूदी बैठे हैं वो तो कहते हैं कि भाई नहीं इनको खत्म करो, और पाकिस्तान को वो खत्म करना चाहते हैं। उनका ताल्लुक, वो कहते हैं सिस्टम तबाह करें बस, और हमारा सिस्टम वो काफी हद तक तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक इदारा स्ट्रांग है जिसको तबाह करने में मुश्किल आ रही है इनको, वो फौज का इदारा। उन्होंने तबाह हुआ था हमारा इदारा, जीरो हो गया था। ये खान साहब के दौर में क्या था, आर्मी की इज्जत जीरो हो गई थी। कमर जमान बाजवा को क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, वो बेचारे की जलील हो गया था। ये तो अब आकर ना, ये अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ है, इंसान के बस में नहीं था। आज भी लोग अभी आकर फौज के बारे में कुछ उनके नजरियात दोबारा बेहतर होना शुरू हुए, वरना
बेचारे आर्मी वालों को यह कह दिया गया था कि अगर उन्होंने पब्लिक सफर करना है तो यूनिफॉर्म में ना करें। ये हालात पैदा हो गए थे। ये बेसिकली ये बाहर की प्रॉक्सीज है जो कहते हैं इस इदारे को भी कमजोर कर दिया जाए। ये इदारा अगर हमारा कमजोर हो गया तो पहले इदारे बाकी तो जीरो है। तो मेन वो सारे इसी कोशिश पे लगे रहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें टीज करते रहते हैं। ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिसका भी पीछे हाथ है, किस बंदे का भी है, कि ये जो एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया, एक डर पैदा हो जाता दुनिया के अंदर कि ये भी एटमी पावर है, ये भी आधी दुनिया को खत्म कर सकते। वरना ईरान में सबसे बड़ा मसला क्या है, जिस दिन ईरान ने एटमी धमाका कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, ये सारे पीछे हट जाएंगे। वो इसी बात पे तो सारी जंग चल रही है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। जो ऊपर बैठे हैं बस हम तो एक ही करते हैं, दुआएं करते हैं कि या अल्लाह सबको। लेकिन ये है कि दुख जरूर है खान साहब का, कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्दी आजादी दे और सियासत में वो आए। खूबसूरत चीज होती है कि जब कंपिटेंट लोग सियासत करें, अच्छी बात होती है। बस थोड़ी सी गालियां गलोच से बाज रहे, वो अब बाज आ ही जाएंगे। अब अगर आ गए तो मुझे लगता है कि वो काफी बेहतर होंगे, क्योंकि बंदा पुख्ता तभी होता है जब बंदे पे वक्त आता है। अब नहीं वो कहेंगे कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार से पकड़कर जेल में ले जाऊंगा, अब नहीं कहेंगे। जो पहले, ये हकीकत है। बंदा वक्त के साथ साथ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। अब वो आएंगे तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे और सुलझे हुए आएंगे, अनटिल एंड अनलेस कि उसके साथ कोई शरारत नहीं की किसी ने। शरारत से मुराद है कि ये कुछ ऐसी डाइट दे देते हैं कि बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन खान साहब को इन सारी हकीकतों का पता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो खुराक जो है ना, वो अपने ही लोगों से, अपने डॉक्टर, वो सारा वो खुद ही करते हैं। तो इसकी शायद बचत हो। अच्छा, डिसएडवांटेज में सबसे पहली, वन मेजर ड्रॉबैक, एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का पता क्या होता है? एसओसीआई और एसओएफपी के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो कहता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारी जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। एक दूसरा, देयर इज यूजुअली रिक्वायरमेंट टू प्रूव दैट प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव being financed will indeed have a measurable positive environmental impact। कहता है ये साबित भी करना पड़ेगा जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है वो वाकई ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी है। क्या लिखा हुआ है? देयर इज यूजुअली अ रिक्वायरमेंट टू प्रूव दैट प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव बीइंग फाइनेंस्ड विल इंडीड have measurable positive environmental impact। जो हम कर रहे हैं वो वाकई ही सस्टेनेबल है। पहला क्या था? पहली ड्रॉबैक क्या थी? इंक्रीज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कॉस्ट, बस इतना ही लिखते हैं, इंक्रीज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कॉस्ट। दूसरा, रिक्वायरमेंट टू प्रूव दैट प्रोजेक्ट इंडीड has the positive environmental impact। Last, this might involve an independent audit या वेरिफिकेशन प्रोसेस। कहता हो सकता है, वो कहते हैं कि जनाब हमें ऑडिट भी करवा के दो फर्म से। तो वैसे तो ये मेरे ख्याल में पहले भी कवर हो रहा है। ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो कॉस्ट बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है? ऑडिट करवाएंगे हम। वो कहेगा जी मुझे ऑडिट रिपोर्ट दे, लेकिन उसने अलग से लिख दिया दिस माइट इन्वॉल्व एन इंडिपेंडेंट ऑडिट वेरिफिकेशन प्रोसेस इवन इफ एन ऑडिट इज नॉट मैंडेटेड। ऑर्गेनाइजेशन आर लाइकली टू फेस एन इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन in order to comply with the transparency and accountability expectations। कहते हैं या तो हो सकता है कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो, अगर नहीं भी है फिर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन बढ़ जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि हमने वो दिखाना है कि अच्छा जो जो खर्चे हो रहे हैं वो वाकई ही ग्रीन फाइनेंसिंग पे हो रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो रहे हैं।
तो 3 डिसएडवांटेज है। पहली डिसएडवांटेज क्या है? रिपोर्टिंग कॉस्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग की वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है वो वाकई ही एनवायरमेंटल इंपैक्ट के लिए अच्छा है। तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, और अगर वो नहीं भी है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। किसको मेंटेन करने के लिए? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्टेशन। 3 खामियां, 4 फायदे। पहला फायदा कौन सा था? कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंसिंग। अगर पूरी लाइन को मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस। दूसरा, सेविंग ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा फायदा, एक इट इज अ सिग्नल, ये एक इशारा जाएगा, दुनिया को पता चलेगा कि आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हो। उसका फायदा क्या होगा? कॉर्पोरेट इमेज इंक्रीज होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सारी चीज। ओके होगी बात? ये पेज याद हो जाएगा, और इस दफा 10 नंबर का ये पेपर में आएगा, ये वाला पेज अब नहीं आएगा। अच्छा, अब हो सकता है ये उसका हम सायों में से देख ले, ये भी इतना ही है, बस एक ही पेज है छोटा सा। ये जो उसके अंदर एक लफ्ज लिख पढ़ के आ रहे हो ना, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का लफ्जी मतलब किसी को पता है? एक तो होता है ना फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, FAR, कारपोरेट रिपोर्टिंग, CR, आगे जाकर पढ़ोगे एडवांस फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, AFR। ये जो आप रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो उसमें 2 लफ्जों का मजमूआ होता है। CR का मतलब है कारपोरेट रिपोर्टिंग, बिजनेस की रिपोर्टिंग, कारपोरेट कहते हैं बिजनेस। FAR फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग। तो लफ्ज रिपोर्टिंग क्या है? लफ्ज रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना, किसी को बताना, किसी को जवाबदेह होना। रिपोर्ट का मतलब होता है, अब वो रिपोर्ट कैसे दी जाती है? एक बंदा कहता है, अक्सर ये आपने खबरों में सुना होगा कि कोई सानिया हो जाए ना तो कहते हैं जी वजीर आजम ने एक कमेटी बनाई कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगी। वो रिपोर्ट कैसे करती है? वो सारी देखती है, उसको जांच पड़ताल करती है, फिर वो एक स्टाइल होता है रिपोर्ट देने का, वो एक पे ड्राफ्ट करती है रिपोर्ट। वो रिपोर्ट ड्राफ्ट करके तो उनको देती है कि ये मसले थे। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसको भी रिपोर्ट ही बोलते हैं, ये रिपोर्ट देगी कि वो कौन कौन से सस्टेनेबल काम कर रही है, किस एक्टिविटी से कोई इशू हो सकता है, या उस इशू से इनके बिजनेस में क्या अफेक्ट हो सकता है। ये सारी बातें एक रिपोर्ट की फॉर्मेट में बनाएगी। जिस तरह से हम SOCI बनाते हैं वो एक रिपोर्ट है। उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं? बिजनेस ने साल भर में कमाया कितना। SOFP एक रिपोर्ट है, उसमें क्या चीज बता रहे होते हैं? इसके पास एसेट्स कितने हैं, इसके पास लायबिलिटीज कितनी है। वो एक मैसेज होता है। रिपोर्ट बेसिकली एक मैसेज होता है कि जो हमने बताना होता है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में एक बिजनेस क्या क्या मैसेज देगा? वो कहेगा कि भाई ये एक GRI लफ्ज आपको देखने को मिलेगा, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये एक ग्लोबली आपको एक रिक्वायरमेंट है, ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई आप हर बिजनेस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इनिशिएट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बातें डिस्क्लोज करनी है। वो रिपोर्ट हो गया। फिर वो कहते हैं इसका फायदा क्या होगा, इसके इंटरनल बेनिफिट क्या होंगे, एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होंगे। तो ये सारी बातें सबसे पहले वो कहता है कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक्सप्लेन दैट। ये पहले GRI की डेफिनेशन अलग से पूछ सकता है, 2 या 4 नंबर की। ये क्या एक्सप्लेन करता है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट। ये पूरी लाइन कुछ लोग जो मेरे जैसे थे पहले, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतरी आ गई, क्या आंखें बंद के ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव एक्सप्लेन दैट सस्टेनेबल रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट, फिर आंखें बंद करके 2-3 दफा पढ़ा, याद हो गया, फिर अगली लाइन। इस पहली लाइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसको सिंपल एक दफा रीड किया है कि ये क्या लिखा हुआ है कि GRI एक्सप्लेन कर रहा है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इज द रिपोर्ट। अभी डेफिनेशन शुरू ही नहीं हुई जो हम 2 मिनट में आंखें बंद करके याद करते लाइन। आगे देखिए, पब्लिश्ड बाय अ कंपनी। ये कंपनी अपना मैसेज
बता रही है लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन अबाउट, अभी तक कोई बात नहीं शुरू हुई, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट कॉज्ड बाय इट्स एवरीडे एक्टिविटी। अगर इसको एक दफा फोकस करो तो ये क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी जिसके अंदर वो ये लिखेगी कि उसकी एक्टिविटी से इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल क्या इंपैक्ट आ सकता है। अब बताए एक ना पूरा सब्जेक्ट है ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सीफैप के अंदर, पूरा सब्जेक्ट, ये तो एक चैप्टर है ना, वो पूरा सब्जेक्ट है। अब जिसको तो अच्छे वाली अंदर वाली बात समझ लगी वो बड़ा एंजॉय कर, और जो बंदा वो सो के चला जाता था क्लासेस के अंदर, वो कहते सारा दिन एक ही बात होती रहती, एनवायरमेंट सोशल इकोनॉमी, एनवायरमेंट सोशल इकोनॉमी, और एक और लफ्ज होता है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ये दो लाइनें वो सुन सुनकर पक चुके हैं, लेकिन वो अंदाज तो देखें, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में रिपोर्ट देगी, इकोनॉमिक, सोशल, क्या कोई इंपैक्ट आता है इनके ऊपर, किस वजह से, उसकी जो रोजाना की एक्टिविटीज है, वो जो चीजें बना रहे हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं छोड़ रहे वो, क्या कोई रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को खत्म तो नहीं कर रहे वो बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक लफ्ज आ जाएगा ग्रीन वॉशिंग का, पता है ग्रीन वॉशिंग क्या था? वो रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी गलत बयानी कर सकते हैं कि वो क्लेम कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में वो ना कर रहे। आगे देखते हैं, ये डेफिनेशन होगी पूरी। द जीआरआई आल्सो प्रोवाइड सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। अब ये अलग बात आ गई, पहली बात तो उसने सिर्फ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की डेफिनेशन बताई, फिर वो कहता है ये जीआरआई है ना, जीआरआई भी एक स्टैंडर्ड है, जैसे आईएएस भी एक स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो जीआरआई ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इन्होंने इनिशिएट लिया था कि जनाब ये ग्लोबली तौर पर ना, उन्होंने कहा था कि जी इसके ऊपर भी रिपोर्ट होनी चाहिए। वो कहता है कि ये जो जीआरआई है ना, आल्सो प्रोवाइड सेक्टर वाइज स्टैंडर्ड, इसने हर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड अलग अलग बताना शुरू कर दिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर ये चीज लागू होनी चाहिए, ये जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, या जो सपोज दैट ये जो हम कहते हैं फार्मिंग है, एग्रीकल्चर, इसके अलग कर दिए। हमारे सिलेबस में जब आगे आप जाओगे तो तकरीबन मेरे ख्याल में 14 या 12 इंडस्ट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में होंगे, 12 है या 14 इंडस्ट्रीज है, उनके स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड सेक्टर वाइज स्टैंडर्ड टू एड्रेस द यूनिक सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस। जाहिर सी बात है, अगर वो आपको एक सेक्टर की अलग से स्टैंडर्ड बता रहा है, इसका क्या मतलब होगा, एक तो होता है ना ओवरऑल, एक होता है स्पेसिफिक, भाई इसके लिए ये स्टैंडर्ड है। हो सकता है एक इंडस्ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है, दूसरी नहीं करती। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है या एमिशन कर रही है, अब उस इंडस्ट्री के ऊपर कोई और रूल्स अप्लाई होंगे, और जो नहीं कर रही है उसके ऊपर कोई और रूल्स। इसलिए वो कहते हैं प्रोवाइड सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टू एड्रेस द यूनिक सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री। यहां तक आपने डेफिनेशन करनी है, आगे वो एग्जांपल बता रहा है, कहता है देयर आर टेलर्ड स्टैंडर्ड, किसके, ऑयल एंड गैस के अलग, फाइनेंशियल सर्विसेज वालों के अलग, एग्रीकल्चर के, माइनिंग के, टेक्सटाइल के, कहते हैं इनके सब के उसने अलग अलग स्टैंडर्ड भी बताए हुए। हाँ जी, जीआरआई क्या एक्सप्लेन करता है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोशल इंपैक्ट के ऊपर देती है जो उसकी डेली एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। फिर ये सेक्टर वाइज रिपोर्टिंग भी करता है जिसमें स्पेसिफिक और यूनिक स्टैंडर्ड बताए होते हैं, जैसा कि ऑयल एंड गैस है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, माइनिंग है और टेक्सटाइल है। फिर कहता है इसके बेनिफिट क्या होंगे, ये इंटरनल, पहले यहां से देख ले तो ऊपर तो उसने ऊपर ओवरऑल लिखे हुए हैं। इंटरनल बेनिफिट मतलब कंपनी के अंदर, और एक्सटर्नल ओवरऑल। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, मैंने कहा था ना कि इसमें एक लफ्ज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी भी बार बार करता है। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस से रिस्क कहते हैं खतरा और अपॉर्चुनिटीज कहते हैं फायदा। कहते हैं इसकी वजह से ये पता चल जाएगा क्या डर है और क्या फायदा है,
क्या हमारा नुकसान हो सकता है और क्या हमें कोई फायदा मिल सकता है। अंडरस्टैंडिंग एम्फसाइजिंग द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहते हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस, जो भी आप अकाउंटिंग में चीजें लिखते हो होते हैं फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल वो होती है जो अकाउंटिंग में तो नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से वो भी बिजनेस को इंपैक्ट। ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये ज्यादातर नॉन फाइनेंशियल है। अब पानी का खत्म हो जाना एनवायरनमेंट में, हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, इसके ऊपर बताएं हमारी इनकम एक्सपेंस में कहां पर फर्क आएगा। हमारी कंपनी से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की, हम इसको कहां पर कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये सारे कौन से हैं, नॉन फाइनेंशियल। कहते हैं इसमें हमें ये पता चलेगा नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट की वजह से हमारे फाइनेंशियल कोई हिट हो सकते हैं, या फाइनेंशियल हमारे फाइनेंस की वजह से नॉन फाइनेंशियल। तो उसमें ये कहता है इसमें लिंक की समझ लग जाती है। इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, पॉलिसीज एंड बिजनेस प्लान। इट आल्सो हेल्प स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग। ये तो वही कहते हैं कि इसके ये फायदे हैं। तो एक्सटर्नल फायदे क्या होंगे, मिटिगेटिंग या रिवर्सिंग नेगेटिव एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इंपैक्ट। जाहिर सी बात है उसमें जो इशू आ रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे जब हमें पता होगा ना। एक तो होता है ना कोई बंदा गुनाह कर रहा होता है उसे पता ही नहीं होता, वो लाइल्मी में कर रहा होता है उसे कोई बताता ही नहीं है कि यार ये गलत है। जब आप उसके ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं इसका मतलब है आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब आप गलत तो कर रहे होंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि वो गलती कम से कम हो। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आल्सो इंप्रूव रिप्यूट एंड ब्रांड लॉयलिटी। जाहिर सी बात है एक्सटर्नल बेनिफिट है ना, ओवरऑल आप लोगों का इमेज अच्छा होगा। डेमोन्स्ट्रेट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेशन सराउंडिंग सस्टेनेबल। ये भी फायदा हो जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल सस्टेनेबल रिलेटेड कैसे हमने इंप्रूव करना है, उसको कैसे डिवेलप करना। ठीक है, ये हमारे टोटल मेरे भाई 9 पॉइंट हो गए और सिर्फ 2 पॉइंट रह गए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर ओवरऑल कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको पता नहीं कैसे लगे, मुझे बोरिंग ही लगते हैं ये इतनी अंग्रेजी पढ़ाना, लेकिन अगले जो सारे हैं ना 2 पॉइंट वो इंतहाई अच्छे हैं क्योंकि वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपने, आपके पास एक छुट्टी तो है ना आपका, जो अब सैटरडे तो होता ही ऑफ है। मैं कहता हूँ टेस्ट हम कोई और दिन रख लेते हैं। मंडे को ना सीआर का होता है, कोई और दिन बताएं। ट्यूसडे रख ले, वेंसडे फ्री है, कॉस थर्सडे को होता है, वेंसडे करते। वेंसडे को आपका टेस्ट होगा। पिछला टेस्ट आपने दे दिया है? हाँ, क्योंकि दिया किस टेस्ट हुआ था आपका, टेस्ट हुआ था। चलिए अब वेंसडे को ना आपका जो टेस्ट होगा 3 पिलर, ग्रीन फाइनेंसिंग और ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये 3 ही टॉपिक। और इसके ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। सैटरडे वाले दिन मैं ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा भी सही, ताकि उस दिन, और ये इंशाल्लाह तब तक तो ये मेरा 2 तक पूरा टॉपिक ही हो जाए। एक दफा ये अलग अलग 3 टेस्ट दे दे तीनों फेज के, फिर उसके बाद एक दफा इकट्ठा टेस्ट कर दे।